So, Jain friends. So, next topic is a revolt in the countryside, the Bombay Deccan, है ना? So, देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन. So, you have read about how the lives of peasants and zamindars of colonial Bengal and the Pahadias and Santals of the Rajmahal hills were changing. Now, let us move across to Western India and to a later period and explore what was happening in the countryside in the Bombay Deccan. तो अभी तक हम लोग दोस्तों क्या पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल में किसानों और जमींदारों तथा राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था, ये अभी तक हमने आपको लास्ट वीडियो तक में बता दिया. सो इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि पश्चिम भारत और जो परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करने वाले हैं, है ना, और पता लगाएंगे कि बॉम्बे दक्कन के देहात क्षेत्र में, यहाँ उन क्षेत्रों में जो वेस्टर्न इंडिया के हैं, बॉम्बे दक्कन वाले क्षेत्र, उनके देहात क्षेत्र में क्या हो रहा था. So one way of exploring such changes is by focusing on a peasant revolt. In such a climatic times, rebels express their anger and fury. They rise against what they perceive to be injustice and cause of their suffering. तो ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है कि जो वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना, पीजेंट रिवोल्ट जो वहाँ हुए ना, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, है ना. ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोप उन्माद दिखलाते हैं, है ना, इनजस्टिस, एंगर एंड फ्यूरी दिखाते हैं. वो जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं, उनके खिलाफ अपना आवाज बुलंद करते हैं. सो इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेमाइसेस ऑफ देयर रिसेंटमेंट एंड peel the layers of their anger, we get a glimpse of their life and experience that is otherwise hidden from us, है ना. तो यदि हम उनके जो नाराज़गी है कि उनके कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं, तो हमें उनके जीवन की अद्भुत झलक देखने को मिलता है, जो अन्यथा अदरवाइज हम लोगों से छिपी हुई रह जाती है. सो रिवोल्ट्स ऑल्सो प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स दैट हिस्टोरियंस कैन लुक एट. तो जो ये विद्रोह है ना, इसके विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं, है ना. अलार्म्ड बाय द एक्शंस ऑफ रिबेल्स एंड कीन ऑन रिस्टोरिंग ऑर्डर, स्टेट अथॉरिटीज डू नॉट सिंपली रिप्रेस ए रेबेलियन. तो जो रिबेल्स जो है, विद्रोही है, जो उनके जो एक्शन होते हैं ना, उनसे अलार्म होकर, है ना, विद्रोहियों की जो करतूतें हैं उनसे अलार्म होकर, उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, ठीक है. डू नॉट सिंपली रिप्रेस द रिबेलियन, वो सिर्फ दबाने का कोशिश नहीं करते. दे ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, इंक्वायर इनटू इट्स कॉजेज सो दैट पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड पीस एस्टेब्लिश. तो उनको समझने का भी कोशिश करते हैं, उनके रीजंस को, उनके कॉजेज़ को, ये सर क्या किस कारण से हुआ है, उस कॉजेज़ को इंक्वायर करते हैं, पता लगाते हैं, एंड फिर अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना चाहते हैं ताकि पीस एस्टेब्लिश हो सके. सो दीज इंक्वायरीज प्रोड्यूस एविडेंस दैट हिस्टोरियंस कैन एक्सप्लोर. सो ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जो हमारे, जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. Through the 19th century, peasants in the various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. One such revolt occurred in 1875 in Deccan. So क्या है कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और व्यापारियों, अनाज के जो व्यापारी लोग हैं, है ना, इनके विरुद्ध अनेक विद्रोह किए. और ऐसा एक विद्रोह 1875 में डेक्कन में हुआ था. सो डेक्कन रिवोल्ट कब हुआ था? 1875 में हुआ था. अकाउंट बुक्स आर बर्न्ट, है ना, लेखा बहियां जला दी गई. सो द मूवमेंट बिगेन इट सुपा ए लार्ज विलेज इन पूना, प्रेजेंट डे पुणे डिस्ट्रिक्ट. तो एक पुणे जिले में, उस समय पूना कहलाता था, उसमें एक सुपा गांव था, वहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ. इट वॉज ए मार्केट सेंटर वेयर मेनी शॉपकीपर्स एंड मनी लेंडर्स लिव्ड. तो ये कैसा था, जगह था जहाँ पे अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे. ऑन 12 मई 1875 riots from surrounding rural areas gathered and attacked the shopkeepers demanding their बही खातास एंड डेट बॉन्ड्स. तो क्या होते हैं कि 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों से जो किसान है वो इकट्ठे होते हैं
और उन्होंने साहूकारों से उनके बही खाता और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिए। सो बही खाता क्या है, उनका अकाउंट्स बुक जो होता है उसको बोलते हैं बही खाता, और उनके जो डेट बॉन्ड्स थे जो उन्होंने उधार ले रखे थे उनके बॉन्ड्स को। सो दे बर्न द खाताज, लूटेड ग्रेन शॉप्स एंड इन सम केसेस सेट फायर टू द हाउसेस ऑफ साहूकार। तो वो खाता जला दिया, दुकान लूट लिया, और कुछ ऐसे केस में थे जहाँ पे साहूकार के घर को भी उन्होंने आग लगा दिया। फ्रॉम पूना द रिवोल्ट स्प्रेड टू अहमदनगर, then over the next 2 months it spread even further over an area of 6,500 स्क्वायर किलोमीटर। तो पहले ये रिवोल्ट पूना से अहमदनगर तक जाता है और बाद में ये फैल जाता है लगभग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ये फैल जाता है। मोर देन 30 विलेजेस वेयर अफेक्टेड, 30 से ज़्यादा गांव इससे अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। एवरीवेयर द पैटर्न वॉज द सेम, साहूकार्स वेयर अटैक्ड, अकाउंट बुक्स बर्न्ड एंड डेब्ट बॉन्ड्स डिस्ट्रॉयड। तो हर एक जगह एक ही पैटर्न का अटैक हो रहा था कि साहूकारों को ऊपर हमला किया जा रहा था, उनके बही खाता जला दिए जा रहे थे और जो डेब्ट बॉन्ड्स थे उसको नष्ट कर दिए जा रहे थे। टेरिफाइड ऑफ पीजेंट अटैक्स द साहूकार्स फ्लेड द विलेजेस, वेरी ऑफन लिविंग देयर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स बिहाइंड। तो गांव जो पीजेंट्स थे उनसे, उनके अटैक से डर कर बहुत सारे साहूकार गांव छोड़कर अपने प्रॉपर्टी और अपने बिलोंगिंग्स को छोड़कर भाग जाते हैं। एज द रिवोल्ट स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिसर्स सॉ द स्पेक्टर ऑफ 1857। तो जैसे ही ये रिवोल्ट फैल जाता है तो ब्रिटिश ऑफिशियल को लगता है कि भाई ये 1857 जैसा दृश्य दिख जाता है उनको। पुलिस पोस्ट्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन विलेजेस टू फ्राइटन रिबेलियस पीजेंट्स इनटू सबमिशन। तो जो रिबेलियस पीजेंट्स थे, जो विद्रोही किसान थे, उनको थोड़ा सा दबाने के लिए, उनको सबमिट करने के लिए गाँव में पुलिस पोस्ट बनाए जाते हैं। ट्रूप्स वेर क्विकली कॉल्ड इन, 951 पीपल वेर अरेस्टेड एंड मेनी कन्विक्टेड। तो जल्दी से ट्रूप्स बुला जाते हैं, ट्रूप्स मतलब सेना बुला ली जाती है, और 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनमें से बहुतों को दंडित भी किया जाता है। बट इट टुक सेवरल मंथ्स टू ब्रिंग द कंट्री साइड अंडर कंट्रोल। बट देहात को कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी महीने लग जाते हैं। नाउ सवाल उठता है, वाई द बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड्स, वाई दिस रिवोल्ट, what does it tell us about the Deccan countryside and about agrarian changes under the colonial rule? Let us look at this longer history of changes over the 19th century। तो कुछ सवाल उठते हैं कि ये ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए, या विद्रोह हुआ क्यों। इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहाँ के औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। सो आइए 19वीं सदी में हुए परिवर्तन के इस लंबे इतिहास पर हम दृष्टिपात करते हैं। सो अब हम देखते हैं ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम, एक नई राजस्व प्रणाली। एज ब्रिटिश रूल एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, न्यू सिस्टम्स ऑफ रेवेन्यू वर इम्पोज्ड। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणाली लागू कर दी गई। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। तो ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त थी, जो परमानेंट सेटल था, इसको बंगाल के बाहर बहुत कम ही जगह पे लागू किया गया, नहीं लागू किया गया बाहर। वाई वॉज दिस सो? तो ऐसा क्यों किया गया? वन रीजन वॉज दैट आफ्टर 1810 एग्रीकल्चर प्राइसेस रोज, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट प्रोड्यूस एंड इनलार्जिंग द इनकम ऑफ बंगाल जमींदार्स। तो एक रीज़न क्या था कि 1810 के बाद जो कृषि की जो प्राइसेस थी, एग्रीकल्चर प्राइसेस थी, उसमें बढ़ोतरी हुई। तो जो हार्वेस्ट, जो फसल उत्पन्न हो रहे थे, उनका वैल्यू बढ़ गया और इससे बंगाल के ज़मींदारों का इनकम बढ़ गया। एंड सिंस द रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, द कॉलोनियल स्टेट कुड नॉट क्लेम एनी शेयर ऑफ दिस इन्हांस्ड इनकम। और चूंकि परमानेंट सेटलमेंट में वो फिक्स था कि इतना ही पैसा देना है, कंपनी को एक फिक्स पैसा देना है ना, तो जमींदारों के पास तो कर वसूली हुई, उनके पास पैसे ज़्यादा है, बट कंपनी उनसे क्लेम नहीं कर पाई, स्टेट उनसे नहीं ले पाई, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में उनको फिक्स था। सो कीन ऑन एक्सपैंडिंग इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड टू थिंक ऑफ वेज टू मैक्सिमाइज इट्स लैंड रेवेन्यू। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उपनिवेशिक सरकार थी, वो एक्चुअली अपना फाइनेंशियल रिसोर्स था उसको बढ़ाना चाह रही थी, उसमें इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने कुछ अन्य तरीके सोचने कि कैसे अपना जो लैंड रेवेन्यू है इसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, तो कुछ अन्य तरीका उन्होंने सोचा। सो इन टेरिटरीज एनेक्स्ड इन द 19th सेंचुरी, टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट्स वेयर मेड। सो जो 19वीं सदी में जो टेरिटरीज उन्होंने एनेक्स किया, उन्होंने जो
अपना अपने अंदर ले लिया, तो इन टेरिटरीज में जो 19वीं सदी में जो टेरिटरीज आए उसमें उन्होंने टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट किया, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे अब नहीं किया। देयर वेर अदर रीजन्स टू, और कुछ अन्य कारण भी थे। व्हेन ऑफिशियल्स डिवाइस पॉलिसीज देयर थिंकिंग इज डीपली शेप्ड बाय इकोनॉमिक थ्योरीज दे आर फैमिलियर विद। तो जो अधिकारी है जब वो पॉलिसी बनाते हैं, है ना, तो क्या उनकी जो सोच है वो अफेक्टेड होते हैं जो उस समय के जो इकोनॉमिक थ्योरीज जिनसे वो जानकार होते हैं, है ना, जिन इकोनॉमिक थ्योरी से वो फेमिलियर होते हैं, उन उससे उनका प्रभावित होता है उनका पॉलिसी। सो बाय द 1820s द इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो वॉज ए सेलिब्रेटेड फिगर इन इंग्लैंड। तो 1820 के जो दशक है उस समय तक डेविड रिकार्डो एक वहाँ के इंग्लैंड के बहुत सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो कॉलोनियल ऑफिसर्स हैड लर्नड रिकार्डियन आइडियाज़ ड्यूरिंग देयर कॉलेज ईयर्स। तो जो वहाँ के कॉलोनियल ऑफिसर्स थे, है ना, अंग्रेजी ऑफिसर्स जो थे, कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो रिकार्डियन आइडियाज़ उन्होंने अपने कॉलेज डेज में वो पढ़े हुए थे, तो उनसे उनकी जानकारी थी। So in Maharashtra, when British officials set about formulating the terms of early settlement in the 1820s, they operated with some of these ideas. और जो आइडियाज़ अपने कॉलेज में पढ़े थे वो रिकार्डियन आइडियाज़, तो महाराष्ट्र में 1820 में जब वो अपना टर्म्स अर्ली सेटलमेंट के टर्म्स जब वो बना रहे थे, तो उन्होंने उन आइडियाज़ को ही यूज़ किया, ऑपरेट किया। According to Ricardian ideas, a landowner should have a claim only to the average rent that prevailed at a given time. सो रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। सो लैंड ओनर के पास एवरेज रेंट होना ही चाहिए। सो व्हेन द लैंड यील्डेड मोर देन दिस एवरेज रेंट, द लैंड ओनर हैड ए सरप्लस दैट द स्टेट नीडेड टू टैक्स। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब भूमि से औसत लगान से ज़्यादा अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेय आय जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट में सरकार को कंपनी को कितना देना है वो फिक्स था, परमानेंट सेटलमेंट में ये फिक्स था सरकार को कितना देना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कि लैंड ओनर को एक एवरेज मिलेगा और उससे ऊपर जो भी होगा, एवरेज रेंट से ऊपर जो भी होगा, सरप्लस होगा, तो उस पर सरकार टैक्स लगा देगी। So if tax was not levied, cultivators were likely to turn into rentiers and their surplus income was unlikely to be productively invested in the improvement of land. So यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे, रेंटियर में बदल जाएंगे, है ना। अगर टैक्स नहीं वसूला गया तो किसान विल टर्न इनटू रेंटियर्स, वो किरायाजीवी हो जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि से के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। सो मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया थॉट दैट द हिस्ट्री ऑफ द बंगाल कन्फर्म्ड रिकार्डोस थ्योरी। तो बहुत सारे अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो भारत का इतिहास है, बंगाल्स में जो उन्होंने सीखा है, कि उसके से उनको लग रहा था कि ये रिकार्डो की थ्योरी ही यहाँ पे सही है। सो देयर द जमींदार सीम टू हैव टर्न्ड इनटू रेंटियर्स लीजिंग आउट लैंड एंड लिविंग ऑन रेंटल इनकम्स। तो वहाँ पे उनको जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदलते हुए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने ज़मीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर होने लगे। सो इट वॉज देयर फॉर नेसेसरी द ब्रिटिश ऑफिसर्स नाउ फेल्ट टू हैव ए डिफरेंट सिस्टम। तो ये एक ज़रूरत थी अब कि ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से ये आवश्यक हो गया था कि एक भिन्न प्रकार की राजस्व प्रणाली अपनाई जाए, डिफरेंट सिस्टम। The revenue system that was introduced in the Bombay Deccan came to be known as रैयतवारी सेटलमेंट। तो जो बॉम्बे डेक्कन में जो रेवेन्यू सिस्टम लाया गया है ना, जो राजस्व की सिस्टम लाई गई, उसको हम कहते हैं रैयतवारी सिस्टम कहते हैं, रैयतवारी सेटलमेंट। इसको हाईलाइट कर दिया जाना चाहिए। Unlike the Bengal system, the revenue was directly settled with the ryoट। तो यहाँ पे जैसे बंगाल में एक जमींदार होते थे और उनसे परमानेंट सेटलमेंट किया गया था, ऐसा नहीं लाया गया। उसके विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय कर दी जाती थी। The average income from different types of soil was estimated, the revenue paying capacity of the rayat was assessed and a proportion of it fixed as the share of the state। तो जो उस जमीन की उर्वरकता को देख लिया जाता था कि जमीन कैसी है ना,
और उससे कितना इनकम आएगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ज़मीन ये एक लगा लिया जाता, अनुमान लगा लिया जाता था। और हर एक रैयत का उनका रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी कितना है ना, वो भी एसेस कर लिया जाता था। और इस सब चीज़ों के आधार पे एक प्रोपोर्शन फिक्स कर दिया जाता था कि एक प्रोपोर्शन जो उपज है वो शेयर स्टेट को जाएगा। द लैंड्स वेयर रीसर्वेड एवरी 30 ईयर्स एंड द रेवेन्यू रेट्स इंक्रीज्ड। और लैंड का हर एक 30 साल के बाद ज़मीनों का सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की जो दर है उस हिसाब से बढ़ा दी जाती थी। देयरफॉर द रेवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट। तो यहाँ पे जो राजस्व की मांग थी वो परमानेंट चिरस्थायी नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट, राजस्व की मांग और किसान का कर्जा। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन वॉज मेड इन 1820s. The revenue that was demanded was so high that in many places peasants deserted their villages and migrated to new regions. तो जो बॉम्बे डेक्कन में जो पहला राजस्व का सेटलमेंट हुआ वो कब हुआ, 1820 वाले दशक में, 1820s में हुआ फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन। और जो रेवेन्यू मांग रखा गया वो इतना ज़्यादा था, डिमांड वाज सो हाई दैट बहुत जगह पे जो पीजेंट्स थे वो अपना गांव छोड़कर भाग गए और माइग्रेट कर गए दूसरे रीजन्स में। इन एरिया ऑफ पुअर सॉइल एंड फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल द प्रॉब्लम वाज पर्टिकुलरली एक्यूट। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज़मीन खराब थी, पुअर सॉइल थी, है ना, और वहाँ पे बारिश भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर गई क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बारिश पे डिपेंडेंट था, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा गंभीर हो गई, एक्यूट हो गई। When rains failed and harvests were poor, peasants found it impossible to pay the revenue. तो जब बारिश फेल हो गई, है ना, और हार्वेस्ट पुअर हुआ, जो फसल है वो बहुत कम आई, है ना, तो उस समय पीजेंट्स जो रेवेन्यू देने के लिए असमर्थ पाए अपने आप को। However, the collectors in charge of the revenue collection were keen on demonstrating their efficiency and pleasing their superior. लेकिन जो समाहर्ता थे, जो कलेक्टर्स थे, जिनको रेवेन्यू कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, वो अपने बॉस को, अपने सुपीरियर्स को खुश करने में और अपनी एफिशिएंसी दिखाने में वो लगे हुए थे, इंटरेस्टेड थे। सो दे वेंट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग पेमेंट विथ अटमोस्ट सीवियरिटी। तो वो क्या किए, वो बहुत कठोरतापूर्वक, अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूलने का प्रयत्न करने लगे। When someone failed to pay, his crops were seized and a fine was imposed on the whole village. और अगर कोई देने से मना कर देता था या नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और पूरे गांव पे जुर्माना ठोक दिया जाता था। His crops were seized, but the fine was imposed on the whole village. ये याद रखिएगा, रैयतवारी सेटलमेंट में ये एक इशू था। So by the 1830s, the problem became more severe. तो 1830 के दशक आते आते ये समस्या और भी गंभीर हो गई। Prices of agriculture products fell sharply after 1832 and did not recover for over a decade and half. तो 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। 15 साल तक लगभग कोई सुधार नहीं आया। दिस मेंट ए फर्दर डिक्लाइन इन पीजेंट्स इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसान हैं उनके इनकम में और गिरावट आ गई। At the same time, the countryside was devastated by a famine that struck in the years 1832-34. So 1832 और 34 में एक देहात में और एक प्रॉब्लम आ गई, वहाँ अकाल पड़ गया और इसके कारण जो देहात था वो और अस्त व्यस्त हो गया, डिवास्टेट हो गया। 1/3 of the cattle of the Deccan were killed and half the human population died. बिग थिंग है, 1/3 सारे जो केटल थे वो मर गए, है ना, और लगभग आधा जनसंख्या, मानव जनसंख्या आधा खत्म हो गया, मर गया। सो दोज हु सर्वाइव्ड हैड नो एग्रीकल्चरल स्टॉक्स टू सी देम थ्रू द क्राइसिस। और जो लोग बचे थे उनके पास कोई ऐसा एग्रीकल्चर स्टॉक नहीं था, कोई खाद्यान्न नहीं था। अनपेड बैलेंसेस ऑफ रेवेन्यू मॉन्टेड, है ना, और हुआ क्या, राजस्व की जो बकाया राशियां थी वो आसमान को छूने लगी भाई। इनएविटेबली दे बोरोड। तो ऐसा क्या होगा, परिणाम स्वरूप वो क्या करेंगे, वो पैसा उधार लेंगे। रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट ए लोन फ्रॉम ए मनी लेंडर। तो जो राजस्व है बिना मनी लेंडर से लोन लिए हुए राजस्व पे ही नहीं कर पा रहे थे।
बट वंस ए लोन वॉज टेकन द रैयत फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे इट बैक। जैसे ही रैयत ने एक बार लोन ले लिया, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था कि वो वापस चुका सके। एज डेट माउंटेन एंड लोन्स रिमाइंड अनपेड, पीजेंट्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स इंक्रीज। और जैसे ही उनका ये कर्ज बढ़ जाता था और लोन वो वापस नहीं कर पाते थे, तो जो किसान थे उनका जो मनी लेंडर पे उनका डिपेंडेंस था वो और बढ़ जाता था। सो दे नाउ नीडेड लोन्स इवन टू बाई देयर एवरीडे नीड्स एंड मीट देयर प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। अब हुआ क्या कि अब वो अपने डेली के एक्सपेंडिचर के लिए, है ना, और प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर के लिए भी, उसमें लागत लगाने के लिए भी अब उनको लोन लेना पड़ने लगा। ये सिचुएशन और क्रिटिकल हो गया। सो बाय द 1840s ऑफिशियल्स वेयर फाइंडिंग एविडेंस ऑफ अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पीजेंट्स इंडेप्टेडनेस एवरीवेयर। तो जो 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी यह बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ में भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं। By the mid 1840s, there were signs of an economic recovery of sorts. तो 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। Many British officials had begun to realize that the settlement of 1820s had been harsh. तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को यह महसूस हो गया कि जो 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त था, ये बहुत ही कठोरतापूर्ण है। The revenue demanded was exorbitant and the system rigid and the peasant economy on the verge of collapse. तो जो मांगा गया राजस्व है वो बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने वाला था। So the revenue demand was moderated to encourage peasants to expand cultivation. तो क्या होता है, खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी जो मांग है उसको कुछ हल्का किया गया। कल्टीवेटर्स आफ्टर 1845 एग्रीकल्चरल प्राइसेस रिकवर्ड स्टेडली। और 1845 के बाद जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी, खाद्यान्नों के जो दाम था, वो भी थोड़ा सा रिकवर कर गया, वो जो गिर गया था वो थोड़ा वापस आ गया। सो कल्टीवेटर्स वर नाउ एक्सटेंडिंग देयर एक्रिएज, moving into new areas and transforming pasture land into cultivated fields. किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे और इसके लिए वो नए नए इलाकों में जा रहे थे और जो गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे, पेस्टर लैंड्स, गोचर भूमि। बट टू एक्सपैंड कल्टीवेशन पीजेंट्स नीडेड मोर प्लॉस एंड कैटल्स। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। दे नीडेड मनी टू बाई द सीड्स एंड लैंड। और उनको बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। फॉर ऑल दिस दे हैड टू टर्न वंस अगेन टू मनी लेंडर्स फॉर लोन। और इन सब कारणों के लिए उन्हें फिर से एक बार ऋणकर्ताओं के पास, ऋणदाताओं के पास, जो मनी लेंडर्स थे उनके पास फिर से पैसा उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए उनको जाना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।